वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज बॉलीवुड के बारे में कुछ बात हो जाए। बॉलीवुड की गंद की सफाई जो हो रही है उसमें कुछ लोगों को बड़ी ज़्यादा बेचैनी हो गई है। जाहिर है इनकी चौधराहट ख़त्म होने वाली है। तो मैं शुरू करूँगा उर्मिला जी से। उर्मिला एक टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, नो डाउट अबाउट इट। और चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और अच्छी अच्छी फिल्में दी। लेकिन आपने देखा ही है कि उर्मिला जी को भी उस कास्टिंग काउच के ज़रिए ही आगे आना पड़ा, वरना क्या वजह थी कि आधी से ज़्यादा उनकी फिल्में एक ही डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के ज़रिए थीं। और राम गोपाल वर्मा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो आप सबको पता है कि एक हुस्न परस्त आदमी था क्या है। और अंतरा माली उर्मिला के बाद उनकी फेवरेट बनी, तो जाहिर है वो यूज़ करते थे अपनी हीरोइंस को। वरना क्या वजह थी कि उर्मिला की जितनी हिट फिल्में हैं वो सारी की सारी राम गोपाल वर्मा के साथ ही हैं। अगर इतनी टैलेंटेड थी तो उनको क्यों बड़े बैनर्स या किसी और जगह ना मिल सकी, क्योंकि बहरहाल वो शी वॉज बुक्ड फॉर ए करप्ट पर्सन। तो उर्मिला जी चीख रही हैं कि कंगना को चाहिए कि वो अपनी स्टेट में ड्रग की सफाई का काम शुरू करे, हमारी स्टेट में बोलने की क्या ज़रूरत है। कितना घटिया बयान है ये, इसका अंदाज़ा आप लगा लें कि ये स्टेट क्या होता है सबसे पहले। दूसरा ये है कि एक मूवमेंट चल रही है ड्रग्स पेडलर्स के ख़िलाफ़, ड्रग यूज़र्स के ख़िलाफ़, उसकी सफाई पे आपको क्या एतराज़ है उर्मिला जी। और बहरहाल ड्रग्स तो खाली इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के हर शहर में, इस लंदन में भी हाल ख़राब है ड्रग्स वालों का। तो लेकिन मुंबई में और ख़ास तौर पे बॉलीवुड में अब ये ढकी छुपी बात है नहीं कि ड्रग्स का कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो कंगना जी जो कर रही हैं वो बॉलीवुड की सफाई का काम, विवेक जी जो कर रहे हैं, तो उस पर उर्मिला जी को इतना एतराज़ कैसे हो गया। और दूसरी बात यह है कि कंगना जी ने तो करोड़ों रुपया टैक्स इसी महाराष्ट्र में कमा के दिया है ना भाई। जब वो काम वहाँ करती हैं, वहाँ पे वो करती हैं, सारा अपना काम उनका उधर है, घर ऑफिस बनाया हुआ है, टैक्स वहाँ पे देती हैं, तो उन पे आप ऐसा एतराज़ कैसे कर सकती हैं कि वो ड्रग्स के ख़िलाफ़ बात ना करें। तो उर्मिला जी आपका रिकॉर्ड में ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा। आपकी चॉइस, आपकी मम्मी की चॉइस, मतलब आपके पापा की चॉइस जो थी कि मुस्लिम उससे शादी की, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इंटर कम्युनल, इंटर हारमनी होनी चाहिए, शादियां होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप रॉन्ग डूइंग्स ऑफ ए पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फ़ौरन खड़ी हो जाएं। आप वहाँ उस वक्त कहाँ थी जब इतने सारे मसले हो रहे थे। सुशांत का केस हुआ, श्रीदेवी जी का केस हुआ, इवन दिव्या भारती का केस हुआ, इतनी सारी चीज़ें होती नहीं तो आप सोती नहीं मज़े से। और जब आपकी आँख उस वक्त खुली है जब बॉलीवुड की गंद साफ की जा रही है, और लिटरली इस वक्त गंद साफ की जा रही है और कुछ नहीं हो रहा। और अब तो आज सुना है कि करण जौहर और श्रद्धा कपूर और बाकियों को भी बुलाया गया है। तो आपके चीखें निकलना समझ में आता है कि आप लोगों की चौधराहट ख़त्म हो रही है। आगे आते हैं एक और गंदा कैरेक्टर, बहुत ही घटिया कैरेक्टर, अनुराग कश्यप। जब अनुराग कश्यप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में फिल्में बनाते हैं, तो उड़ता मुंबई क्यों नहीं किया, या उड़ता बॉलीवुड क्यों फिल्म नहीं बनाई, उड़ता पंजाब क्यों बनाया? उनको क्या हक था उधर पंजाब के ड्रग्स के बारे में बात करने का? ये सवाल आप नहीं पूछती उर्मिला जी। तो अनुराग कश्यप का बड़ा घटिया कैरेक्टर है, उसमें कोई दो राय नहीं। ड्रग्स का तो ये मास्टर है, और इसकी फिल्में भी आप उठा के देख लें तो अजीब सा ही एक कैरेक्टर है। और उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है मी टू के हवाले से, और जो इन खातून ने जो बताया है, वो उससे हमें तो हैरत तो बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि अनुराग कश्यप जैसे कैरेक्टरलेस आदमी से तो इससे ज़्यादा आप तवक्को करें। और आई होप कि इस एक लड़की के बयान के बाद मज़ीद लोग आगे आएंगे, मज़ीद लड़कियां आगे आके अपने जो अकाउंट हैं वो खोलेंगी और बताएंगी कि अनुराग कश्यप का क्या कैरेक्टर रहा है।
उसकी सफाई के लिए तो जो आ रहे हैं सामने, उसमें एक भयानक कैरेक्टर है तापसी। अब ये तापसी बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड की एक्ट्रेस जितनी भी हैं, ये इस वक्त पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा कर रही हैं, और एक इंडिया का जो मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा है, जो मेजॉरिटी का जो ट्रस्ट इंजॉय कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, उसके खिलाफ CAA हो या कोई भी मसला हो तो तापसी आके सबसे पहले खड़ी हो जाएंगी। तापसी का अपना कैरेक्टर क्या है, अपना हिसाब किताब क्या है, वो सब हमको भी पता है। बच्चे हम भी नहीं हैं, और हम लोगों ने इस बॉलीवुड में एक पूरी ज़िंदगी हम भी बॉलीवुड को वॉच करते आए हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है तापसी जी कि क्या हो रहा है, स्वारा क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं। ये अब अनुराग के कैरेक्टरलेस आदमी की आपको वकालत करने की जो ज़रूरत पेश आई, तो हमें अंदाज़ा है कि आपके क्या ताल्लुकात हैं अनुराग जैसे करप्ट आदमी के साथ। और इस हवाले से देखें, एक लड़की है राखी सावंत, उसने ये वीडियो बनाई है, पहले आप ये देखें फिर मैं आपको बताता हूँ। अब राखी जो कह रही है, तो ज़ाहिर है राखी भी इस स्टेज पे आई है, तो इन ज़ाहिर है फिर इसी तरीके से आई है जैसे कि वो बताती है, और इन्होंने यूनिवर्सलाइज कर दिया है कि सारी लड़कियों को इसी तरह काम मिलता है। दैट्स रॉन्ग। और इसमें इन्होंने सारा मुद्दा डाल दिया उन लड़कियों के ऊपर कि ये लड़कियों की वजह से, क्योंकि ये कैरेक्टरलेस हैं और अपने आप को फिल्मों में मनवाने के लिए ये सब कुछ करती हैं। इसमें ये भी देखें कि कितना घटियापना है कि इसमें डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को वो दोषी नहीं मानती। ये आप देखें, जबकि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ही तो फसाद की जड़ है ना। इन लड़कियों को, इनमें से अगर कुछ लड़कियों ने कास्टिंग काउच को यूज़ किया है उसके ज़रिए आने के लिए, तो इसका मतलब जो बिकता है वही दिखता है। तो भाई ये बॉलीवुड में जब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की डिमांड ही ये रही हो, तो फिर लड़कियां तो आगे आके फिर अपने आप को बेच देती हैं। तो उसमें अगर लड़कियों का कसूर है तो ज़्यादा कसूर फिर उन प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर्स का है, जो कास्टिंग काउच को बेस बनाते हैं किसी भी लड़की को एलेक्ट करने के लिए। देखें, स्वारा के बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ अपने प्रोग्रामों में और अपनी ट्विटर पे काफ़ी मैं इसके बारे में बताता रहता हूँ। स्वारा तो एक परले दर्जे की घटिया अदाकारा और घटिया कैरेक्टर है, जो खुल के पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। जितने भी इश्यूज़ पे स्वारा और तापसी ने बोला है ना, आप उस पे से उनका नाम हटा के ISPR लगा देंगे ना, तो आपको फ़र्क नहीं महसूस होगा, क्योंकि ISPR का इंडिया के जितने इश्यूज़ पे जो नैरेटिव है वो इन दोनों का और इनके जो गैंग है, जो लेफ़्ट का और लिब्रांडोस का, उनका सेम पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमें कोई हैरत नहीं होती जब ये तापसी, स्वारा वगैरह ये बात करती हैं। कुछ स्टार किड्स की बात हो जाए कि स्टार किड्स भी देखें जो अनुराग और इन लोगों की सपोर्ट में और कंगना की मुखालफत में सामने आए हैं। श्रुति हसन, अब आप बता दें कि श्रुति हसन एक अल्कोहलिक, आप सबको पता है, ये ढकी छुपी बात नहीं कि शी इज़ एन अल्कोहलिक और ड्रग्स। तो फिर आप मुझे ये बताएं श्रुति जी, क्या आप मरी हुई थी इतने अरसे से, इतने सारे कांड हुए, इतने सारे मसले हुए, तो आप मरी हुई थी, अब फौरन अनुराग और इन लोगों के सपोर्ट में आप आके खड़ी हुई हैं। आप और दूसरी एक सोनम है, इन दो लड़कियों की क्वालिटी सिर्फ एक ही है इनके अंदर कि वो एक बड़े स्टार की बेटियां हैं, वरना तो इनको कोई चपड़ासी की नौकरी ना दे। इनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, IQ नहीं है इनके अंदर, बात करने का ढंग नहीं है इनको, विस्डम इनके अंदर ज़ीरो है। इनका लेवल ऑफ एजुकेशन इतना हाई होता है कि इतने बड़े स्टार की बेटियां हैं, इतनी हाई एजुकेशन के बाद भी इनका वही है कि ये, मेरी अम्मा एक बात कहा करती थी कि जो सियाना कौवा होता है ना, वो हमेशा घू के ढेर पे जाके बैठता है। तो ये बड़ी सियानियाँ बनती हैं कि हम बहुत सियानी हैं और हमने बहुत ही ज़्यादा, हमारे अंदर स्मार्टनेस है। कुछ नहीं है, घटिया हैं। थोड़ा आगे चलते हैं। बॉलीवुड के इतने महान अदाकार, शायद बॉलीवुड की हिस्ट्री के सबसे महान अदाकार अमिताभ जी के पास एक मजबूर मर्द है,
जो शहंशाह बना फिरता है अंधेरी रातों में, लेकिन उसके अंदर इतनी हौसला नहीं है इसका कि वो इश्यूज पे आके बात करे। मतलब इनकी बेगम राज्यसभा में जो चीखती रही बॉलीवुड क्या जिस थाली में खाते हैं, तो मैडम बॉलीवुड की थाली में तो इतने छेद हैं, इतने छेद हैं, और ये सब छेद आप लोगों की वजह से हैं, आप लोगों की चौधराहट है। जया जी फरमाती हैं कि ये बॉलीवुड रोज़गार देता है लाखों लोगों को। उस रोज़गार की कहानी ये है कि अगर एक फिल्म 100 करोड़ रुपया कमाती है, बड़ी फिल्म, तो उसमें से 90-95 करोड़ तो उसके जो टॉप के 2 अदाकार और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं उन्हीं के होते हैं। जैसे शाहरुख की फिल्म ले लें, सलमान की फिल्म ले लें, किसी भी बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की और अदाकार की फिल्म ले लें, तो उसमें से 95% प्रॉफिट तो इन बड़े लोगों को जाता है। बाकी जो 10,000-15,000 लोग उस फिल्म के साथ जुड़े हुए होते हैं, उनको तो इतना भी नहीं मिलता कि वो लॉकडाउन में अपने घर का खर्चा चला सकें। जो कि हमारे सामने कहानियाँ आ गई कि फिल्म इंडस्ट्री के जो बाकी जो स्टाफ होता है, टेक्निकल स्टाफ या दूसरे, उनके क्या हालात हैं कि लॉकडाउन में इनके घर में खाने को नहीं होता था। तो अगर बॉलीवुड रोज़गार देता है तो ये कैसा रोज़गार देता है कि वो हैंड टू माउथ रहते हैं, लेकिन आपके जो बड़े बड़े स्टार हैं उनकी ड्रग्स पार्टियों में इतना खर्चा होता है जितना इन छोटे आर्टिस्टों का साल का खर्चा नहीं होता। तो ये इनजस्टिस के बारे में मैडम जिया बच्चन कुछ नहीं बोलती, और उनके मजबूर मर्द शहंशाह, उनकी प्रायोरिटी ये है कि एक ट्वीट करते हैं ना तो वो अपना ट्वीट नंबर डालते हैं, तो एक गलती से कोई नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो फौरन वो आ जाते हैं कि ओह सॉरी प्लीज डोंट रीड लाइक दिस एंड माय प्रीवियस ट्वीट नंबर वाज दिस एंड दैट। ये है इनकी प्रायोरिटी, ये है इनके लिए इम्पोर्टेंट। लेकिन कोई मरता है तो मरता जाए, अमिताभ जी नहीं बोलेंगे। और ये अमिताभ जी तो हैं जिन्होंने हमेशा सियासत, पॉलिटिक्स, राजनीति को यूज़ किया। कैसे? इनकी अम्मा होती थी दोस्त श्रीमती इंदिरा गांधी जी की, उनका लेटर लेके ये आए थे बॉलीवुड 60s में, खुद माँ फरमाते रहे हैं अपने इंटरव्यूज में। सोर्सेज के जरिए ये आगे बढ़े। टैलेंट था, नो डाउट अबाउट इट, कि अमिताभ जी की एक्टिंग के बारे में कोई सवाल नहीं उठा सकता कि उनके अंदर टैलेंट था और उन्होंने अपना सिक्का जमाया अपनी टैलेंट की बुनियाद पे, लेकिन सियासत को यूज़ किया। फिर राजीव गांधी के साथ दोस्ती का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया, और इसके अलावा राजीव गांधी की पॉलिटिक्स में कैंपेन करते रहे, और ख़ुद भी इन्होंने इलाहाबाद से शायद एक बार इलेक्शन में कोशिश की थी। और फिर ये जुड़ गए अमर सिंह के साथ। तो सियासत और पॉलिटिक्स को इन्होंने हमेशा यूज़ किया। आज इनकी बेगम जो राज्यसभा में चिल्ला रही हैं, तो वो जो सीट है वो भी अमर सिंह की जो समाजवादी पार्टी की सीट पे है। तो पॉलिटिक्स, ड्रग्स, क्राइम्स, इन सब को ये यूज़ करते रहें। तो अमिताभ जी थोड़ा मर्द बने भाई, आगे आएँ और कुछ इश्यूज़ पे बोलें कि आफ्टर ऑल यू आर सच ए ह्यूज स्टार। आपकी खामोशी ने आपको नंगा कर दिया है। आपका बोलना बनता है, चाहे आप जो भी बोलें, लेकिन बोलें तो कोई तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं आपका, या नहीं है। कौन बनेगा करोड़पति में मुझे बिठाएं, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। आप तो दुनिया से सवाल करते हैं और ड्रामेबाजियां करते हैं। आपके लिए हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं और आपको अच्छी तरह पता है सवालात का। तो ज़रा आएँ और मर्द बने और जवाब दें। थोड़ा मैं जिक्र करूंगा जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर एक घटिया आदमी, कैरेक्टरलेस आदमी। इसकी एथेइज्म के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि सन 1970 से लेके 1982 तक ये सलीम जावेद एक और महान स्टोरी राइटर, जिसके ख़ानदान ने बॉलीवुड पे कब्ज़ा किया हुआ है और जिसका बेटा लोगों को धमकाता फिरता है कि आई विल डिस्ट्रॉय योर कैरियर, खुदा बना हुआ है इसका बेटा। और ये ख़ानदान का घटियापना आपको बेशुमार वीडियोस मिल जाएंगी। मैं कोई वीडियो शेयर नहीं करना चाह रहा किसी के बच्चे की, लेकिन वो सुहेल खान अपने बच्चों को ड्रग्स की पार्टी में से लेके किस तरह जा रहा है और दीगर जो स्टार किड्स हैं उनके साथ क्या चीज़ें चल रही हैं, ये आप अच्छी तरह देख रहे हैं। जावेद अख्तर से बढ़ने से पहले मैं ज़रा ये सलीम खान के ख़ानदान की तरफ आऊँ। सलमान खान के बारे में, अगेन सच ए बिग स्टार, हमारी फैमिली में भी इसकी फॉलोइंग है, सब कुछ है। क्या कैरेक्टर है, पैसे और पावर और बॉलीवुड, वो जो पाकिस्तान में बैठा डॉन है,
उसकी धमकियों से ये पूरे बॉलीवुड पे राज करता है और लोगों का कैरियर बनाता है और बिगाड़ता है, भगवान बना हुआ है। सूरज पंचोली, आदित्य पंचोली का बेटा, कातिल है, उसको इसने बचाया है अब तक। ये ऐसे क्रिमिनल्स को ही बचाता है। तो खैर वापस आते हैं 1970 से 1982 तक। जावेद अख्तर और सलीम साहब फिल्मों की स्टोरियां लिखते थे। उस पीरियड में मुंबई में जो एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल एक्टिविटीज, जितने बड़े आप क्रिमिनल्स के नाम ले लें, कौन थे? हाजी मस्तान, करीम लाला, यूसुफ पटेल, दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, बड़ा शकील, फलान तो ढुमकान, यू नेम इट, और मुसलमान नाम मिलेगा आपको। लेकिन 1970 से 1982 तक सलीम जावेद ने 24 फिल्मों की स्टोरियां लिखी और सारी क्रिमिनल स्टोरियां थी तकरीबन, जिसमें अमिताभ मेजॉरिटी में हीरो होते थे। कोई एक फिल्म का विलन मुसलमान नहीं दिखाया गया। दीवार फिल्म याद है ना यश चोपड़ा जी की आपको, जिसकी स्टोरी सलीम जावेद ने लिखी थी। नास्तिक बताया है अमिताभ को, मंदिर में नहीं जाता, सीढ़ी पे बैठता है लेकिन अंदर नहीं जाता, भगवान के खिलाफ बकवास करता है, लेकिन बिल्ला 786 चलता है इसका। मुसलमान को हमेशा प्रोटेक्टर और वो दिखाएंगे। जंजीर फिल्म भी याद होगी आपको, प्राण साहब का रोल एक मुसलमान पठान का रोल था, पॉजिटिव। तो ये 24 फिल्मों में आपको मुसलमान को पॉजिटिव, इस्लाम को पॉजिटिव दिखाया है, हिंदू को और हिंदुइज्म को नेगेटिव दिखाया है। सारे के सारे विलन हिंदू थे, जबकि मुंबई पे मुसलमान डकैतों का, क्रिमिनल्स का राज था। फिर इसके बाद आते हैं जावेद अख्तर साहब, अकेले स्टोरियां लिखना शुरू की। 1982 से 2006 तक 14 फिल्में, 14 फिल्मों की स्टोरी जावेद अख्तर साहब ने लिखी। एक भी मुसलमान को गलत नहीं दिखाया, एक भी। हिंदुओं को ही हमेशा गलत दिखाएंगे। हिंदू भगवानों को आप अमिताभ की फिल्में जितनी भी उठाकर देख लें, उसमें वो हिंदू भगवानों को ही गालियां देंगे। लावारिस में देख लें आप, नास्तिक फिल्म में देख लें आप, जितनी फिल्में उठा लें, मजा ले जो एथेइस्ट साहब को कभी इन्होंने इस्लाम के खिलाफ बात की हो। ये यूनिक काइंड ऑफ एथेइज्म है जावेद अख्तर का। जावेद अख्तर के कैरेक्टरलेसनेस की तो इंतहा आप छोड़ दें। इसका बाप, इसका ससुर, ये सब हमेशा बेवकूफ बनाते रहे आवाम को अपनी शायरियों के जरिए। और इनकी शायरी का सारा रुख किस तरह होता था? सेक्युलरिज्म। इस सेक्युलरिज्म की बदकिस्मती इंडिया के सेक्युलरिज्म की ये रही है कि ये हमेशा एंटी हिंदू सेक्युलरिज्म रहा है और प्रो मुस्लिम सेक्युलरिज्म रहा है, प्रो कम्युनिज्म सेक्युलरिज्म रहा है। ये जावेद अख्तर, आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देख लें, आधा घंटा दें, इनका ट्विटर अकाउंट खोल के बैठ जाएं, आप इनकी ट्वीट्स देख लें, आपको टोटल सपोर्ट ऑफ मुस्लिम क्रिमिनल्स मिलेंगी। तो ये है जी बॉलीवुड की कहानी।